1972 में हमारे पिताजी ने हमें ये दुकान दी, रेडीमेड गारमेंट्स की, शॉल्स, ब्लैंकेट्स रखे। समय के साथ हम चलते रहे। शॉल्स के अंदर हमें बहुत रिस्पांस मिला। हमने एनालिसिस किया कि शॉल क्यों ज़्यादा बिक रही है और इसके अंदर डेड स्टॉक भी नहीं होता। तो समझ आया कि इसका कोई साइज का बैरियर नहीं है। जिस किसी को गिफ्ट करे, इट्स आइडियल गिफ्ट। और ये साइज को, इस शॉल को लेते हुए कस्टमर को कंफर्ट जोन मिलता है। दादी, आपके लिए मेरा दूसरा सवाल है कि आपने अपने परिवार को भी बहुत बखूबी निभाया है, साथ ही आपने जो आहूजा सन्स का हमारा फ्लैगशिप स्टोर है साउथ एक्स में, उसको भी इतने बखूबी संभाला है। तो आपने इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे क्रिएट करा? जब मेरी शादी हुई तो हमारा शॉल का बिजनेस था और उसके बाद बच्चे होने के बाद मेरे को लगा कि मुझे शायद आहूजा सन्स को मेरी भी ज़रूरत है, क्योंकि आहूजा सन्स सिर्फ शॉप नहीं है, वो भी एक परिवार है। वो परिवार इसलिए है क्योंकि वहाँ पर समाज में आते ज़्यादा आते हैं, आदमी आते हैं, सब परिवार के लोग आते हैं। तो घर के साथ साथ मुझे उसमें संभालने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैंने उसको जिस तरह मैं अपने परिवार की देखरेख करी थी, उसी तरह मैंने आहूजा सन्स की देखरेख करी। उसके हर कस्टमर को अपना दोस्त, अपने परिवार के सदस्य की तरह समझा। तो मुझे कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आई, क्योंकि और जो स्टाफ था वो एक तरह से बच्चों के समान था। वो भी मेरे बच्चों के साथ साथ बड़ा हो रहा था, ग्रोन अप हो रहा था। तो मुझे लगा कि ये दोनों मेरे परिवार हैं। ये एक घर जो है वो भी परिवार है, और जो आहूजा सन्स मेरी शॉप है, मेरा मंदिर है, वो भी परिवार ही है। दादू, आपके लिए एक सवाल मेरे मन में है कि आपने जब शुरुआत की थी आहूजा सन्स की, तो बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस करे होंगे, और आपको जब भी कोई ऐसे मुश्किल पल आते थे आपके सफर में, तो आपको कहाँ से हिम्मत मिलती थी? पारिवारिक बिजनेस था। 79 में मैं इसको शॉल की एक्सक्लूसिव शोरूम में कन्वर्ट करना चाहता था। लगभग मेरे को 6 महीने लगे सारे परिवार को कन्विंस करते हुए कि गारमेंट की लाइन छोड़नी है, ब्लैंकेट्स छोड़नी है, ये आइटम्स बंद करने हैं। अल्टीमेटली मैं सफल हुआ उनको समझाने में। फिर आगे बढ़ते रहे। समय समय पे मार्केट के अंदर आप नए थे तो पुराने लोगों ने हमें कई किस्म का कंपटीशन देने की कोशिश की। तो हम लोगों ने फिर समझा कि बाइंग के अंदर हम कमाए, तो उसके लिए फिर मैंने टेक्सटाइल का वीविंग का एक क्रैश कोर्स किया, एक वूल एनालिसिस का क्रैश कोर्स किया। उसके बाद इस प्रोडक्ट की मेरे को और गहराई से समझ आई। मैं वीविंग सेंटर्स पे, एम्ब्रॉयडरी सेंटर्स पे समय लगाता था, जिससे मेरे को डेप्थ समझ आई। तो हम लोगों ने प्रोडक्ट ड्रिवन मार्केटिंग के ऊपर स्ट्रेस किया इंस्टेड ऑफ मैन ड्रिवन वर्किंग के ऊपर। मैन टू मैन कन्विंस करना। पर मिनट हम शॉल बेचना चाहते थे, क्वांटिटी ज़्यादा बेचना चाहते थे, उसके लिए हमें संतुलन बनाना होता था क्वालिटी और रिटेल प्राइस में। इसके अंदर हम काफ़ी हद तक सफल रहे। उसी का नतीजा आज एक दुकान से 8 दुकानों में कन्वर्ट हो चुके हैं, और विद एक ये सोच लेके कि अगर दिल्ली के ट्रैफिक में कस्टमर हमारे तक नहीं पहुंचा तो हम कस्टमर तक पहुंचे। और ये है कि आप जब कस्टमर से बात करते हैं तो आपकी बातों में मुझे एक अपनापन हमेशा दिखा है। तो आपके लिए क्या व्यापार कस्टमर से जो शॉलें हैं वो बेचना है या कुछ उससे ज़्यादा है? ऐसा है कि कस्टमर जब हमारे पास आता है तो वो एक विश्वास, एक उम्मीद, एक हमारा भरोसा, सब उसका हमारे ऊपर होता है, तभी वो इतनी दूर से चलकर हमारे पास आता है। तो उसके साथ 1 to 1 बात करना, उसे चीज़ का समझाना, ये हमारा फ़र्ज़ होता है। अगर हम उसको अपना थोड़ा सा भी समय देते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है। हमारा मकसद सिर्फ शॉल बेचना नहीं है, हमारा मकसद है कि वो शॉल जब वो घर भी लेके जाए तो उसको ये कोई नहीं कहे कि ये चीज़ आप ठीक नहीं है या ये आपके ऊपर अच्छी नहीं लग रही है।
हमारा ये होता है कि वो बिल्कुल सेटिस्फाइड जाए। तो अगर हम उसे थोड़ा सा प्यार, अपनापन, भरोसा हर चीज़ देंगे तो वही कस्टमर जो है वो इस चीज़ को समझेगा कि मैंने जो भी बाइंग की है, इतना पैसा खर्च किया है, वो बिल्कुल ठीक है। तो उसका एक छोटा सा मेरे पास एक उदाहरण है कि एक मेरा कस्टमर, उसने बांधा हुआ था मुझे हर साल 2 शॉल देनी है। तो एक बार वो आया, उसने 2 शॉलें उसको पसंद कराई, स्टाफ ही पसंद कराता है। उसने फाइनल जब मुझसे पूछा तो मैंने कहा नहीं, ये आपके ऊपर सूट नहीं कर रहा, इसको आप नहीं लेंगे। तो उसने कहा कि भाई मुझे तो बहुत टाइम से, मैंने कहा वो चीज़ जो अभी आपको अच्छी लग रही है घर जाके आपको ना अच्छी लगे, मैं नहीं चाहती। इस बार आप एक ही लेके जाए, 10 दिन बाद दोबारा आ जाइए, लेकिन आज आप एक ही वो दूंगी। तो वो एक भरोसा जो उसको दिलाया, उस विश्वास, क्योंकि हम विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। तो अहूजा सन्स जो है वो विश्वास का नहीं। तो आपने हमेशा क्वालिटी और ईमानदारी को सबसे ऊपर रखा। तो ये जो है ये आपके परिवार से आया आपके अंदर या आपके खुद के अनुभव से आया, जो आप इन क्वालिटीज को इतना इम्पोर्टेंस देते हो? कुछ परिवार से आया, कुछ व्यापार में समझ आया, कुछ जिन क्षेत्रों में हम घूमते हैं, सामाजिक क्षेत्रों में, उनसे सीखा। और इसका की वर्किंग पॉइंट हमारा जो एंड में निकला कि अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो ये कैसे करें, तो वो ये निकला कि व्यवहार से व्यापार है। दादी, हमने सुना है कि कैसे कश्मीर में आपने इतनी सारी महिलाओं को, आपने और दादू ने काम दिया है, पहचान दी है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपने उनको कैसे प्रोत्साहित किया और आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट का क्या अर्थ है? इसमें तो सबसे बड़ा हाथ भूषण जी का है। भूषण जी जब रॉइट्स के बाद भी श्रीनगर जाते थे और वहाँ बहुत पत्थरबाजी होती थी, सब कुछ था, और मैं इनके साथ जाती थी, अकेला नहीं छोड़ती थी। तो एक बार हमने देखा कि वो जिन जगहों पे हम जाते थे, जिन गाँव में वहाँ बड़ी गरीबी थी, घरों में जो है टाट के पर्दे लगे होते थे, वो चाय पिलाते थे तो अलग अलग कप में बनाते थे और कोई काम नहीं। तो भूषण जी को ये लगा कि ये औरतें जिनका जो इनको विरासत में मिला हुआ है, इनके खून में है कारीगरी, तो इनको अगर बाहर निकाला जाए तो ये बहुत आगे पहुंच सकती है। लेकिन इनको निकालना एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि उन लोगों में पर्दा और वो सब होता है। तो उसके लिए इन्होंने मेरे को बोला कि आप इनसे बात करें, आप अंदर जाएं इनके पास और इनको समझाएं, इनसे बात करेंगे तो इनको जब ये चीज़ समझ आ जाएगी तो हम इस पे काम कर सकें। तो उन्हें ये समझाया गया कि भाई तुम जो मांगते हो अपने हस्बैंड से, जब तुम अपने आत्मनिर्भर हो जाओगे, घर को चलाओगे, एक रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी घर के अंदर आपकी, घर के लोग साथ देंगे। जो एम्ब्रॉयडरी है वो तो आप लोगों के खून में है। उनको ये चीज़ समझ आई, भूषण जी ने पूरा साथ दिया उनका। धीरे धीरे उनकी झिझक खुली, वो इनको अपनी बहुत खुशी से एम्ब्रॉयडरी दिखाती थी। एक बार उनको दिल्ली बुलाया गया, जो कि कभी वादी में भी नहीं आई थी। तो दिल्ली उनको यात्रा कराई, भ्रमण कराया। उस टाइम टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी थी। उन्होंने उन्हें चाय पे और खाने पे बुलाया, तोहफे दिए। राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने उन्हें लंच पे इनवाइट किया। तो वो एक उनका सपना था कि इन्होंने हमें बाहर निकाला और एक औरत को आत्मनिर्भर बनाया। उसके अंदर इतना उन्होंने मॉरल उनका अप कर दिया कि उन्होंने आज वही एक से जो थीम पहले 4 हुई, 4 से 8, 8 से 12, उनकी तादाद बढ़ती गई और उन्होंने अपने घरों में ही एक कमरे में 20-20, 25-25 औरतें इकट्ठी कर ली और बहुत सुंदर तरीके से बैठ के काम करती हैं। तो जिसको वो एक छोटा कारखाना बोलती है। और हम दोनों हर साल 2-3 बार उनको मिलने जाते हैं, तो उनका हालचाल पूछने जाते हैं। तो बस इसी तरह हम जोत से जोत चलती थी। जब महिलाओं ने इस चीज़ को समझा और एम्ब्रॉयडरी के काम में उतरी, तो उसके बाद नए किस्म की समस्या आई। वो हमें अपना गार्डियन समझ के डिस्कस करती थी। तो उन्होंने बोला कि अब हमारी इनकम स्टार्ट हो गई है,
तो हमारी सास, नंद, देवरानी, जेठानी थोड़ी सी उनमें जेलस होती है कि हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, वो अभी भी अपने आदमियों पर डिपेंडेंट है, मेल मेंबर्स पे। तो काफ़ी हद तक अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतें हम अपनी अर्निंग से पूरी कर लेते थे। तो हम लोगों ने फिर इसके ऊपर सोचा, उनको आंसर दिया कि जो लोग आपको इस काम करते में मदद करते हैं, फॉर एग्जांपल कि जैसे आपका बच्चा रो रहा है तो आपकी सास कहती है कि इसको मेरे को दे दो, आप काम करते रहो, या आपकी नंद कहती है मेरे को दे दो। तो जो आपके काम में मददगार है तो उनका ध्यान आप रखो। कहते हम तो ध्यान रखते हैं, तो मैंने कहा नहीं, उनके गुड मोमेंट्स के ऊपर तो उनको प्रोत्साहित करो, इनाम दो, उनकी रिस्पेक्ट करो। तो कहते क्या लिमिट होगी? हमने कहा 1 महीने की तनख्वाह इनके ऊपर लगाओ, किसी को शूज ले दो, चप्पल ले दो, किसी को हेयर क्लिप्स ले दो, किसी को सूट ले दो। ऐसे करके जो वो आपका ध्यान रखते हो, वैसी पेट में आप भी ध्यान रखो, तो वो समझे वो एक सुझाव सक्सेसफुल हुआ। जॉइंट फैमिली प्लेट बनाना, इफ शी इज अर्निंग शी इज स्पेंडिंग ऑन द फैमिली। और जब हम नेक्स्ट टाइम गए तो इन्होंने पूछा कैसा लगा, तो कहने लगी इस बार जो आपने बताया था मैंने अपनी सास को झुमके लेके दी। और उसने अपनी सास को बुलाया कि आके दिखाओ जो मैंने आपको तो सास के झुमके पहने हुए थे। क्या तो वो जो खुशी उनके चेहरे पे थी, उसको देख के जो संतुष्टि हो रही थी, तो लग रहा था कि वाकई में यहाँ पर कितना अच्छा एक औरत कर रही है एक दूसरी औरत के लिए भी, और उसको समझ रही है। क्या इसके बाद क्या हुआ कि फिर कुछ साल बाद फिर एक नया प्रश्न उनके यहाँ खड़ा हुआ। वो कहती कि हमारे आदमी घर आते तो वे एक रूम में बैठ जाते हैं, तो उस समय वो चाहते हैं कि हम उनके इर्द गिर्द घूमते रहे, कभी चाय मांगेंगे, कभी पानी मांगेंगे, कभी खाना, कभी कोई बात। तो हमारे 2-3 घंटे खराब हो जाते उनकी तीमारदारियों में, और अननेसेसरी कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। तो कहते इससे कैसे बचे? तो हम लोगों ने कहा कि अब जितने घर के मेल मेंबर्स हैं उनसे भी टाइम परचेज कर लो। कहते कैसे करें? लगा तुम्हें अगर टेलीविज़न नहीं है तो टीवी लगा दो, अगर आपके मेल मेंबर्स के पास आईफोन नहीं है उनको आईफोन दे दो, घर आएंगे वो उसी पे उलझ जाएगा। We'll get it. तो वो प्रैक्टिस भी उनकी ना बहुत कामयाब। बहुत ही बढ़िया। तीसरी बारी उन्होंने एक अलग क्वेश्चन खड़ा किया। तो कहते हमारे पास पैसे होते हैं, कहीं ना कहीं अब अति उत्साहित होके प्रकट कर देते हैं मेरे पास इतने पैसे। तो हमारे आदमी स्कीमें बनाने लगे कि इसके पैसे कैसे खर्च कराएं। तो वो कहते हैं कि गाड़ी ले लेते, परिवार के काम आएगी, कुछ पैसे आप दे दो, कुछ मैं डाल देता हूँ, मकान खरीद लेते। कहते जब पैसे हम दे देते तो उसके बाद महसूस करते हैं कि हमारे किसी ने कपड़े उतार दिए, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। हमारी सेविंग जो है हमें ताकत देती है, बिल्कुल लाइवलीहुड में है। तो कहते इससे कैसे बचे? हमने सबके बैंक अकाउंट खुलवा दी, उनको ट्रेनिंग दे दी कि मोबाइल पे आपने बैंक अकाउंट कैसे ऑपरेट करना है। कहते कभी किसी को दिखाओ ही नहीं, कैश रखो ही नहीं करते। एक तो कंस्ट्रक्टिव सेविंग हो गई, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना शुरू हो गया, तो लोग इससे भी बड़े खुश हुआ। दादी, आप अपनी इस पूरी लाइफ में आप एक माँ भी हैं, एक पत्नी भी हैं, आप एक व्यापारी भी हैं, एक मजबूत महिला भी हैं, बट अब आप जब अपनी लाइफ को देखते हैं तो आप अपने आप को कैसे याद रखना चाहेंगे? बड़ा अच्छा सवाल है ये। तो एक औरत जो होती है वो तभी संपूर्ण होती है जब वो माँ बनती है, पत्नी बनती है, और उसने जो वो चाहती है उसकी सारी इच्छाएं उसकी पूरी है। तो मेरा जो बचपन था वो भी बहुत अच्छे उससे व्यतीत हुआ था, बहुत शानदार। जब शादी हो गया है वो भी बहुत सुखद और बहुत अच्छा था। और जब अहुजा सन्स को मेरी ज़रूरत थी उस टाइम मैं उसके साथ खड़ी रही, जब बच्चों को ज़रूरत थी बच्चों के साथ खड़ी रही। मेरे 3 बेटे और जो बहुएं आई वो मेरी 3 बेटियां और मेरे 7 ग्रैंड चिल्ड्रन,
तो बहुत अच्छा भरा पूरा परिवार है मेरा जो मेरे साथ है। पर इसके साथ साथ जो एक आहूजा संस्था है, मेरा जो काम वो भी मेरा ही परिवार, वहाँ के सारे लोग मेरा परिवार के लोग हैं। जो मेरा स्टोर है मैं उसको अपना बच्चा बोलती हूँ, ये मेरा बच्चा है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है और मुझे अब तक कोई भी ये नहीं हुआ कि मुझे कहीं भी दिक्कत आई। कभी दिक्कत आई तो मेरे साहब ने मुझे संभाल लिया, बच्चों ने संभाल लिया। तो ऐसा बहुत अच्छा चल रहा है और ये बहुत अच्छी याद बन गई है कि हमने इसको बहुत अच्छे से शुरू किया। माता रानी की दया से आगे बढ़ते रहे और उम्मीद है ऐसे ही आगे बढ़ते ही जाएंगे और इन पलों को याद भी करते रहेंगे। दादू, आज आप देख रहे हैं कि आहूजा सन्स सिर्फ एक बिजनेस नहीं रहा बट एक लेगेसी बन गई है, एक विरासत बन गई है। तो आपके मन में क्या भावनाएं आती है ये सब देख कर? बहुत अच्छा लगता है और आज भी मन में इतना उत्साह है कि जिस स्टेज पे हम पहुंच गए हैं ना, इससे 10 टाइम्स आगे जा सकते। शॉल के अंदर ही बहुत सारी फील्ड्स अभी अनटच्ड पड़ी है जिसके अंदर हम एंटर करना चाहते हैं। और मेरी 3rd जनरेशन जैसे जैसे बिजनेस पे एंटर कर रही है, उनको एक एक इंडिपेंडेंट हम जोर देते जा रहे हैं। तो आगे की 50 साल का कोई विजन है आपके लिए जो आप देखते हैं? अगले 50 साल में मिनिमम हम 10 टाइम्स तो मल्टीप्लाई कर जाएंगे। अब हम करेंगे एक रैपिड फायर राउंड और मैं एक सवाल पूछूंगी जिसका हम बहुत जल्दी से जवाब देंगे। तो मेरा पहला जो सवाल है उसका पहले जवाब दादी आप देना जल्दी से, फिर दादू आप देना। तो मेरा पहला सवाल है, आहूजा सन्स के लिए अगर आपको एक वर्ड यूज करना हो। ब्रांड। ब्रांड, सेम वर्ड। आपने अपनी पहली शॉल कौन सी बेची है? जब मैं शॉप पर आई थी तो पहली शॉल पश्मीना बॉर्डर। दादू? मैंने तो शॉल जब बेचनी शुरू की तो मैंने तो रफल से बेचनी शुरू की, प्योर वुड की। फिर आस्ता आस्ता पश्मीना पे गया। जो कॉस्टली शॉल मैंने लाइफ में अपने हाथ से बेची है वो 1,25,00,000 की। दादू, क्वालिटी या प्रॉफिट? क्वालिटी फर्स्ट, प्रॉफिट वेरी कर सकता है, चाहे लो मार्जिन मिले, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दादी, क्वालिटी प्रॉफिट? क्वालिटी। दादी, एक वैल्यू जो आप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहोगे? विश्वास। दादू आप? विश्वास, व्यवहार, 50 साल का सफर, एक फीलिंग। प्यार। संतुष्टि। दादू, अगले 50 साल के लिए एक दुआ। जय माता दी। अब इस सवाल का जवाब आप दोनों में से कोई भी जल्दी से जल्दी दे सकता है। कस्टमर्स को कन्विंस करने में कौन चैंपियन? दोनों। दोनों। सेल क्लोज करने की एक सीक्रेट बताओ आप। सेटिस्फेक्शन पॉइंट प्रोसेस करना। दादी आपके लिए? सेम यही है, सेम। हमारा जो भी कस्टमर आए वो बिल्कुल सेटिस्फाइड होकर जाए। दादू, एक चीज जो आहूजा सन्स को दूसरों से अलग बनाती है? क्वालिटी एंड प्राइस। अमेजिंग। दादी? क्वालिटी एंड प्राइस। एक आदत जो आपकी इतने सालों में कभी नहीं बदली? लोगों से दोस्ती करना और प्यार से बात करना और सबको अपना बनाना। दादू आपकी? हर रोज अपने आप को इम्प्रूव कर रही है। और एक चीज तो मैं भी कहूंगी वो है डिसिप्लिन। आई थिंक दादू डिसिप्लिन की एक मिसाल है। उनको वो इतने डिसिप्लिन है और कंसिस्टेंसी से ज्यादा अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता सक्सेसफुल होने के। अब एक सवाल है आप दोनों के लिए, आप एक दूसरे के लिए क्या कहना चाहोगे? आपने ये जर्नी साथ में शुरू करी, तो 1 word फॉर ईच अदर। दादू पहले आप। आई एम वेरी लकी, मूविंग टुगेदर एंड एंजॉयिंग। दादी आपके लिए? हम साथ साथ तेरा मेरा साथ रहे। Amazing. Thank you so much.